छात्रों, आज का हमारा मानव भूगोल का महत्वपूर्ण जो विषय है, टॉपिक है, जिसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, वो है आचरणात्मक भूगोल और बिहेवियरल ज्योग्राफी। देखिए, आचरणात्मक भूगोल के बारे में जो एक फैक्ट होते हैं, एमसीक्यू हल करने वाले फैक्ट, वो आमतौर पर सभी किताबों में दिए गए हैं। वहाँ से हमारे सारे एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब बिहेवियरल ज्योग्राफी को हमसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन किया जाता है या हमें रिटर्न में इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, तो हम वहाँ पर 2, 4, 6 लाइनों के आगे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिटर्न में 2, 4, 6, 10 लाइनों के बाद हम हमारा कॉन्सेप्ट, या हम कह सकते हैं हमारा बैंक, जो रिटर्न बैंक ऑफ द ब्रेन है, वो वेकेंट हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को आगे एनालिटिकल और सिंथेटिकल मेथड में हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जनरली जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो यहाँ भी लिख दिए गए हैं और बुक्स में भी, सभी बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे हमारा एम्फेसाइज रहेगा वो कॉन्सेप्ट पे रहेगा कि हम आचरणात्मक भूगोल के कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरल ज्योग्राफी या आचरणात्मक भूगोल एक मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जब हम भौतिक या फिजिकल ज्योग्राफी के साथ मानव को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर एक पारस्परिक अंतर्क्रिया होती है, और पारस्परिक अंतर्क्रिया में मनुष्य के विवेक, व्यवहार का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 1960 तक भूगोल में कई तरह से क्षेत्र अध्ययन किए गए, स्पेशल स्टडी किया गया, रीजनल स्टडी किया गया, मानव का भी अध्ययन किया गया, लेकिन प्रत्यक्षवाद और उसके बाद फिर मात्रात्मक क्रांति, जो नियम, मॉडल्स, पैराडाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन भूगोल में हुआ। तो इन सब के होने के कारण कहीं ना कहीं मानव का व्यवहार, इच्छाएं, मूल्य, उसकी विवेक, उसकी निर्णय लेने की क्षमता को नज़रअंदाज किया गया, अवॉइड किया गया, और फिर एक प्रतिवाद के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में, एक पैराडाइम के रूप में 1970 में ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस होता है बिहेवियरल ज्योग्राफी। फुल फ्लेजेड मैनर में मानव के व्यवहार को स्टडी किया जाता है, और भूगोल को मानव और मानव के व्यवहार को एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी कैसे प्रभावित करता है, इसको हम आचरणात्मक भूगोल में सिलसिलेवार ढंग से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, ये एक व्यक्ति प्रधान विषय है, मतलब अलग, चूंकि हमारी पृथ्वी पर वातावरण या नेचर की, प्रकृति की विविधताएं व्याप्त हैं। हम जानते हैं कहीं पर मानसूनी क्लाइमेट है, कहीं पे सवाना क्लाइमेट है, कहीं पे शीतोष्ण घास के मैदान है, टैगा है, टुंड्रा है, अंटार्कटिक, आर्कटिक की एकदम कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट है। तो प्राकृतिक रूप से विविधताएं विद्यमान हैं, और उन विविधताओं में मानव का व्यवहार भी विविध होना लाजमी है या अनअवॉइडेबल है। तो इस तरह से, और एक दूसरी चीज, फिर समान जलवायु के या समान ज्योग्राफिकल कंडीशन वाले प्रदेशों में भी मानव का व्यवहार अलग अलग होता है। तो विविध जलवायु के प्रदेशों में तो मानव का व्यवहार अलग अलग होता ही है, लेकिन समान जलवायु वाले प्रदेशों में भी मानव का व्यवहार अलग अलग होता है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है व्यवहारवाद, ये एक समाज का समुच्चय में या ग्रुप में स्टडी ना करके व्यक्ति प्रधान है। ये इंडिविजुअल अप्रोच के हिसाब से मानव के व्यवहार को स्टडी करता है कि एक ही कंडीशन को, सपोज एक हमारे मानसूनी जलवायु का रीजन है और उसमें कुछ फार्मर्स हैं, तो वो फार्मर्स हो सकता है एक धान को प्रीफर करे, एक बाजरे को प्रीफर करे, एक उसमें चने को प्रीफर करे, या फिर किसी और रबी, जो हमारी ग्रीष्मकालीन क्रॉप्स हैं, उनको प्रीफर करे। ठीक ऐसे ही रबी की क्रॉप्स में कोई वीट को प्रेफर कर सकता है, कोई चने को, कोई मटर को। तो इस तरह से समान कंडीशंस में, समान सी जलवायु में भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है व्यवहार वाद का या आचरणात्मक भूगोल का, वो व्यक्ति प्रधान है। इसमें फिर दूसरी चीज आती है कि एक वॉलपोर्ट ने इसको स्टडी किया था स्वीडन में, कि वो देखते हैं कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं समान कंडीशन में हैं, यूरोपीय जलवायु है, यूरोपीय क्लाइमेट है, और वो लोग समान कंडीशंस में ही
सभी जो लोग हैं वो 40% कम प्रोडक्शन से ही सेटिस्फाइड हैं, जबकि उनका प्रोडक्शन 40% ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कम है, इसलिए उनका जो व्यवहार है वहाँ पे फार्मिंग करने का वो 40% कम से ही सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये है कि मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद की तरह से व्यवहारवाद मानव को आर्थिक मानव नहीं मानता है। उसमें मानव की इच्छाएं, उसकी अपना विवेक, अपना आचरण करना, ये सब अलग अलग आता है। फिर हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को स्टडी करना, जब मानव एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो ये निर्भर करता है उसके एक्सपीरियंस पर, उसकी एजुकेशन पर, उसके ज्ञान पर। इस क्षमता की विविधता होने के कारण अलग अलग मानव एक ही कंडीशन के, समान दशाओं के, एक ही तरह की जलवायु या मिट्टी या फसलों के बारे में अलग अलग निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका अपना विवेक, अपनी एजुकेशन, अपना ज्ञान वो अलग अलग क्षमताओं का होता है। मानव की नेचर है कि सब लोग समान नहीं होते। अलग चीज, एलन प्रेड इसमें मेंटल मैप को लेके आए। एलन प्रेड ने मानसिक मानचित्र को इसमें लेकर आए और उन्होंने कहा कि मानव जब एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो उसके ब्रेन में एक मानचित्र, एक मैप, किसी इमेज क्रिएट होता है और उस इमेज को प्रोसेस करके, थिंक करके वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको लागू करता है। तो मानव मस्तिष्क को जो पढ़ने का एक विधि को एलन प्रेड लेके आए कि हमें मानव मस्तिष्क में क्या, किस तरह से, अगर हम 10 लोगों को एक ही कंडीशन में सोचने के लिए कहें तो उनके मस्तिष्क में उसका वस्तुनिष्ठ चीज का जो वस्तुनिष्ठ एक विचार है वो तो किसी के में बनेगा, किसी के में कुछ बनेगा, किसी के में कुछ। एक तो है कि उस वस्तु की एक वस्तुनिष्ठता है कि ये इस तरह से है, लेकिन हो सकता है उसको 10 लोग अलग अलग तरीके से स्टडी करें। ये मेंटल मैप की जो अवधारणा थी इसको एलन प्रेड लेकर आए थे। अब आता है हम देखते हैं कि इंट्राडिसिप्लिनरी है। आचरणात्मक भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? इंट्राडिसिप्लिनरी, क्योंकि मानव के बारे में जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, इन सब में विस्तार से किया गया है। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है और हम इन सब्जेक्ट से भी मानवीय अध्ययन के पहलुओं को अपने में समाहित करते हैं। व्यवहारवाद का अध्ययन करते हुए हम व्यवहारवाद में इन सब्जेक्ट से भी इनपुट्स को लेते हैं। फिर आता है आलोचना। व्यवहारवाद की जो आलोचना है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसकी एक तो मैकेनिज्म नहीं है कोई। जब हम इसको, क्योंकि मानव का व्यवहार बहुत विविध है, बहुत अनसर्टेन है, तो उसमें कोई एक मैथोडोलॉजी या उसकी कोई एक मैकेनिज्म, यांत्रिकी खोजना और उसको बड़े एक नियम, प्रिंसिपल की तरह से स्थापित करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये आलोचना का एक मुख्य पॉइंट है। दूसरा फिर इसमें आ जाता है कि इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच का भी अभाव है, क्योंकि कौन मानव किस तरह का व्यवहार करेगा इसके बारे में हम प्रेडिक्शंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, कोई नियम प्रतिपादित करना मुश्किल होता है। तो ये कुछ आलोचना के बिंदु हैं कि व्यवहारवाद के पास अपनी कोई मैकेनिज्म नहीं है और ना कोई नियम है और ना ही इसके पास किसी तरह के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, पैराडाइम्स हैं। तो इस तरह की आलोचना है। लेकिन फिर भी व्यवहारवाद के द्वारा चूंकि आज जो हम ज्योग्राफी इस पीरियड में स्टडी करते हैं उसमें मानव का महत्वपूर्ण स्थान है और मानव के महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से मानव के व्यवहार को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्यवहारवाद का अप्रोच या एक अलग स्कूल स्टडी करने का विषय बन जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। धन्यवाद।